जय जिनेन्द्र, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक है और समाधान हमारे पास अनेक हैं। इस विशेष कार्यक्रम में हम जीवन से जुड़ी हर समस्या के निराकरण के लिए कुछ नई टिप्स देंगे, उन कारणों को जानेंगे, उनका उपाय समझेंगे। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, वास्तुशास्त्र के द्वारा, न्यूमरोलॉजी, मंत्र विज्ञान, भक्तामर, हीलिंग साइंस के द्वारा ये अद्भुत कार्यक्रम हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, रिकी ग्रैंड मास्टर, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी के सामने सम्यक समाधान रखने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे कि मानव जीवन प्रारंभ से लेकर और मृत्यु तक जीवन में अनेकों समस्याएं आती रहती हैं। इन समस्याओं के सम्यक निराकरण के लिए हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न उपाय बताए गए हैं। जीवन में एक समस्या विलीन होती है, दूसरी स्वतः ही तुरंत जन्म ले लेती है। जीवन कभी इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता। तो आज हमारा एक विशेष टॉपिक रहेगा विवाह। जी हाँ, विवाह, शादी। आज हम विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विवाह किन कारणों से डिले होता है, कब करना चाहिए, नहीं हो रहा तो इसका उपाय क्या है, और वास्तुशास्त्र के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा और मंत्र थेरेपी के द्वारा हम सभी से इस विवाह के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, विवाह भारतीय संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ दें, आध्यात्मिक जीवन को छोड़ दें, तो विवाह एक ऐसी पद्धति है जिसके बिना जीवन और गृहस्थ संभव नहीं है। हमें विवाह करना परम अनिवार्य माना गया है। लेकिन वर्तमान समय में लड़के और लड़कियां उम्र अधिक हो जाने के पश्चात भी, विवाह योग्य होने के पश्चात भी सुयोग्य वर वधू की तलाश नहीं मिल पाती और हमारा काफी समय ऐसे ही गुजर जाता है। विवाह की समस्या युवक युवती को तो है ही, सबसे ज्यादा माता पिता को परेशान करती है। जन्म जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय ही माता पिता विवाह की योजना बनाए लगने लग जाते हैं कि मैं अपने बच्चे का विवाह, अपने बच्चे की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा, एक अच्छे वर वधू से करूंगा। लेकिन अनेकों प्रयत्न करने के बावजूद, काल दोष के प्रभाव से, कर्म चक्र के प्रभाव से, हमारा वास्तु और एनवायरमेंट खराब होने के कारण हम उस सुख पाने से वंचित रह जाते हैं। वो विवाह नहीं है। हम 35 और 40 के बाद विवाह मिले तो हम सब समझौता करते हैं, विवाह नहीं करते। तो जब विवाह की उम्र हो तभी हम अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करने लग जाएं, समय पर हो जाए, तो माता पिता भी अपनी आदि समस्याओं, आदि टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार ये माना गया है, इसलिए जानते हैं कैसे और कब विवाह करना चाहिए। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी राजकुमारी, राजकन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन करते थे। और आज वर्तमान समय में अच्छे वर वधू की तलाश करना भी किसी स्वयंवर से कम नहीं है। आज रजवाड़े तो खत्म हो गए, स्वयंवर की परंपरा खत्म हो गई, लेकिन फिर भी सुयोग्य वर वधू ढूंढना एक बहुत टेढ़ी खीर है। तो सबसे पहले बात करते हैं विवाह में विलंब किन कारणों से होता है। सबसे पहले जानते हैं कुंडली के बारे में। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह, इन्हीं के माध्यम से हमारी लगन कुंडली बनती है। शनि की दृष्टि सूर्य अथवा चंद्रमा पर हो, शनि की दृष्टि सूर्य अथवा चंद्रमा पर हो या उनके साथ हो, तथा बुध और शुक्र से प्रभावित हो तो विवाह में देरी होती है। दूसरा, लगन में शनि पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो एवं दसम भाव में हो तो भी विवाह में देरी का कारण बनता है। राहु और केतु लगन में हो तो भी विवाह में विलंब हो जाता है। राहु और शुक्र लगन में होने से भी विवाह में
देरी होती है। राहु और शुक्र लगन में होने से भी विवाह में देरी होती है। छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी 7वें भाव में बैठे हों तो विवाह में देरी होती है, विलंब होता है। अगर यह योग आपके पुत्र पुत्री के लगन कुंडली में बन रहे हैं तो किसी ज्योतिषीय सलाह और परामर्श लेकर आप इनका निदान और उपाय कर सकते हैं। तो विवाह का योग कब बनता है ये जानते हैं। हाँ जी, जब बृहस्पति प्रथम, द्वितीय और सप्तम भाव में हो, शुक्र पहले और 7वें भाव में हो, गोचर में बृहस्पति की वही स्थिति हो तो विवाह का योग बहुत आसानी से बनता है। तो आइए जानते हैं विवाह कब नहीं करना चाहिए। जब सूर्य और शुक्र लगन कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों तो उम्र के 22वें और 25वें वर्ष में विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमने जाने कि विवाह में विलंब के कारण क्या है, विवाह का योग कब बनता है और विवाह कब नहीं करना चाहिए। इनका समाधान क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक कपिला गाय जो दूध देती हो, बछड़े सहित अगर हम उसका दान करें तो इन योगों का परिहार किया जा सकता है और विवाह के जो संबंध हैं वो शीघ्र ही अति शीघ्र हमारे जीवन में संपर्क बनाने लगेंगे और हमारे जीवन में आनंद और खुशियां बरसने लगेंगी। तो आओ वास्तु करते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से। वास्तुशास्त्र में किन कारणों से विवाह में बंधन योग बनते हैं, किन कारणों से वास्तु में कमी होने से विवाह में विलंब होता है, ये जानते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे आप स्वयं अपने घर में चेक कर कर भी ठीक कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और अच्छे संबंधों को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु 8 दिशाओं को माना गया है बेसिकली, लेकिन हम 4 दिशाएं, 8 दिशाएं और 16 दिशाओं पे काम करते हैं। यहाँ हम 4 सब डायरेक्शन पे बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये 4 दिशाएं होती हैं जो विवाह आदि शुभ कार्यों में हमें हेल्प करती हैं और इन्हीं के कारण हमारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि आती है। नॉर्थ ईस्ट अगर हमारे घर का सही हो, कटा हुआ नहीं हो, भारी निर्माण हुआ नहीं हो, वहाँ रसोई घर बना हुआ नहीं हो, वहाँ टॉयलेट आदि बना हुआ नहीं हो, तो हमारी संतानों का विवाह अच्छे घर में होता है, वो सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं शादी के पश्चात भी। तो अतः हमें अपने घर के ईशान कोण को हमेशा ठीक रखना चाहिए। साउथ ईस्ट के बारे में बात करते हैं। साउथ ईस्ट अग्नि कोण, जो अग्नि का कोण है, यह कोण, यह दिशा, यह जोन विवाह संबंधों को आकर्षित करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। ये शुक्र की जोन है, यहीं से सारे विवाह संबंध परिपूर्ण होते हैं। अगर हमारे घर का आग्नेय कोण सही बना हुआ हो, आग्नेय कोण में रसोई घर की व्यवस्था हो, कोई अन्य दोष ना हो, तो भी हमारा बच्चों का, पुत्र पुत्रियों का विवाह संबंध समय पर होता है, उन्हें योग्य वर वधू मिलती है। बात करते हैं साउथ वेस्ट की। जी हाँ, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण प्यार, लव, रोमांस की जोन है। इस जोन का नीचा होना, इस जोन में पानी होना, इस जोन में रसोई घर होना हमारे वैवाहिक संबंधों में अड़चन और विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः हमें घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर को, दक्षिण पश्चिम हिस्से को ठीक रखना चाहिए। इस दिशा में दोष ना हो, ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। फिर भी साउथ वेस्ट में दिशा में कोई दोष है तो लड़की को या लड़के को साउथ वेस्ट में सुलाएं। दक्षिण पश्चिम दिशा में रोज क्वार्ट्ज से बने हुए हम ग्रेप्स और मेरिन डक, मेरिन डक एक ऐसा पक्षी होता है जो जीवन में एक बार ही अपना संबंध किसी साथी से बनाता है और जीवन पर्यंत उससे अपना संबंध निभाता है। हमें रोज क्वार्ट्ज से डक्स, मेरिन डक्स का जोड़ा और रोज क्वार्ट्ज से ग्रेप्स साउथ वेस्ट में रखने चाहिए, जिससे विवाह संबंध आसानी से बन जाएं और आसानी से अच्छे लंबे समय तक चलें। बात करते हैं चौथी सब डायरेक्शन की, नॉर्थ वेस्ट। वायव्य दिशकोण, वायु की दिशा। इस दिशा में अगर लड़के लड़की को सुलाया जाए तो वैवाहिक संबंध जल्दी बन जाते हैं, उनका रिश्ता जल्दी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से जब लड़की विदा होती है तो अपने परिवार में जाकर सुखी रहती है, आनंद से रहती है। लड़के भी अगर यहाँ सोते हैं तो उनके संबंध जल्दी आते हैं, रिश्ते जल्दी आते हैं और अच्छे परिवार से आते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए
लड़के या लड़कियां जब नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हों तो उनके पैर दक्षिण की तरफ कभी भी ना हो, उनके पैर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कराएं तो जल्दी और अच्छे सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बात करी हमने वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम कैसे अच्छा जीवन साथी अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी चारों दिशाओं को ठीक करना है, सब डायरेक्शन को, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये चारों दिशाएं ठीक होंगी तो जीवन पर्यंत चलने वाले वैवाहिक संबंध हमारे पुत्र पुत्रियों के बनेंगे और उनके जीवन में हमेशा सुख, शांति और आनंद का वास रहेगा। हमें इन चारों दिशाओं को ठीक रखना होगा और दो छोटे से उपाय हमने आपको बताए कि साउथ वेस्ट में मैरीन डक्स रखें और रोज क्वार्ट्ज के ग्रेप्स अगर वहाँ रखें और पूरे परिवार की एक सुंदर सी फोटो, फैमिली फोटोग्राफ लगाकर वहाँ लगा दी जाए तो भी संबंध हमारे परिवार के अच्छे रहते हैं और जीवन साथी मिलने में आसानी होती है। तो आगे बात करते हैं न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब 5वां पर्सनल ईयर आता है, 5th ईयर जब पर्सनल ईयर आता है तो वैवाहिक संबंध जल्दी और शीघ्र हो जाते हैं, वो लड़के के हों या लड़की के हों। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए दोनों का जब पर्सनल ईयर एक चल रहा हो तब विवाह हमें नहीं करना चाहिए। तो आओ एक महत्वपूर्ण समाधान के बारे में और बात करते हैं। वो समाधान महामृत्युंजयी, अमृतमयी, आनंदमयी भक्तामर स्तोत्र। जी हाँ, भक्तामर स्तोत्र। हमने पिछले 10 सालों के अनुभव में भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से अनेक समस्याओं का समाधान देने का प्रयत्न किया है और अधिकतर केसों में हमें सफलता ही प्राप्त हुई है। विवाह के आदि केसों में भक्तामर स्तोत्र का 12वां काव्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाह योग्य पुत्री हो या पुत्र हो, भक्तामर स्तोत्र का 12वां काव्य जो वीतरागता का, पवित्रता का, शांति का, आनंद का प्रतीक है, भगवान के रूप और सौंदर्य का प्रतीक है, जिसमें मानतुंग स्वामी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपके जैसा रूप और सौंदर्य संसार में किसी का नहीं हो सकता। जब हम ऐसा रूप और सौंदर्य दूसरे की प्रशंसा करने जाएंगे, रूप और सौंदर्य देखने जाएंगे तो हमें किसी में कोई कमी नजर नहीं आएगी, सबके गुण हमें दिखाई देते रहेंगे। जब दूसरों के गुण हमें दिखाई देने लग जाएंगे तो हम उनके अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं। तो ऐसा ही काव्य है जिसका स्मरण करने मात्र से, जिसका विधि पूर्वक पाठ करने मात्र से हम सुयोग्य जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं और वैवाहिक संबंधों में आई हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। ये काव्य है ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी सम निर्मापितस्तैर्भुवनेक ललाम भूतय तावन्त एव खलु ते वर्णय पृथिव्या यते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। इस काव्य में मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भगवान संसार में जितने सुंदर अणु थे उन सभी से तो आपकी देह निर्मापित हो गई, उन सभी से तो आपकी देह बन गई। अब और कोई सुंदर अणु इस संसार में बचे नहीं जिनसे कोई और देह बन जाती है। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मैं आपके रूप को देख छोड़कर और किसी रूप को नहीं निहार सकता। भक्ति की ऐसी पवित्रता, भक्ति की ऐसे सौंदर्य उस बंदी गृह में मानतुंग स्वामी अपने आराध्य आदिनाथ प्रभु के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। और अगर हम भी अपने जीवन साथी के प्रति, अपने परिजनों के प्रति या समाज के प्रति या मानव समुदाय के प्रति ऐसे भाव व्यक्त करें कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, सुंदर हो, ज्ञानवान हो, तो निश्चित ही हमें सुयोग्य साथी, जीवन साथी सहज ही मिल सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम सब में कमियां ढूंढना चाहते हैं। हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों में कमियां देखना चाहते हैं। हमें इस काव्य को पढ़ने के, इस काव्य के जब उच्चारण करेंगे, इस काव्य के भावार्थ को समझेंगे, इस काव्य की व्याख्या को समझेंगे तो हमारे अंदर उन सद्गुणों का विकास होगा। कौन से सद्गुण? जैसे मानतुंग स्वामी उस बंदी घर में बैठकर भी राजा भोज को कभी
बुरा नहीं सोच रहे, राजा भोज के बारे में कोई विचार, गलत विचार धारणाएं अपने मन में डेवलप नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, उस बंदी गृह में भी अपने आराध्य तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु के चरणों में पूरे भक्ति भाव से समर्पित होकर उनकी वीतरागता, उनके सौंदर्य, उनके आनंद, उनकी शांति का दर्शन कर रहे हैं। अगर इसी तरह से हम भी इस काव्य को पढ़ते हुए हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ ढूंढने लग जाएं, तो हमारा जीवन बहुत सुखी और आनंद से लबालब भर सकता है। आज के बाद अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या हो, विवाह आदि की समस्या हो, तो इससे ज़्यादा बढ़कर कोई महामृत्युंजयी उपाय नहीं हो सकता। भक्तामर स्तोत्र का 12वां काव्य आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक कम से कम 21 दिन नियम लेकर नमक, चीनी आदि रसों का त्याग करते हुए कम से कम 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि जाप, 108 बार मंत्र जाप पढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें उत्तम जीवन साथी, उत्तम सुयोग वर वधु की प्राप्ति होगी। तो सभी ये छोटे छोटे उपाय हमने बताए, ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से और भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से आप सभी इनको अपने जीवन में जरूर अपनाएं। आप इस 12वें काव्य के पूरा अर्थ, व्याख्या और वर्णन जानने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर विजिट करें और वहां आपको पूरे 2 घंटे के माध्यम से पूरा विस्तार से वर्णन समझाया गया है कि इस काव्य की महत्व क्या है, इस काव्य का वर्णन क्या है, इस काव्य का अनुवाद क्या है और क्या क्या इस काव्य के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर विजिट करें, वहां भी आपको इस काव्य के संबंधित समस्त जानकारी, ऑडियो, वीडियो सभी उपलब्ध हो जाएगा। रिद्धि मंत्र, श्लोक, हिंदी कार्ड, इंग्लिश कार्ड सभी वहां आसानी से उपलब्ध हैं। दुनिया की अद्भुत और प्रथम ऐसी वेबसाइट है हमारी जिसमें भक्तामर और भक्तामर से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब आप सिर्फ एक क्लिक पर पा सकते हैं। तो ध्यान रखें, भक्तामर मंत्रा हीलिंग हमारा YouTube चैनल है और www.bhaktamarmantrahealing.com हमारी वेबसाइट है। इस पर अवश्य आप पधारें। फिर मिलते हैं अगले शो में कि वैवाहिक संबंध होने के पश्चात भी, सुयोग जीवन साथी से हमारा रिश्ता होने के बाद भी हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल पाता, उसके क्या कारण है। अगले शो में फिर हम इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।